हेलो एवरीवन, upscprep.com में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जिसकी रैमिफिकेशंस ना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है बट इंडियन पॉलिटी में भी, और जिसके ऊपर ऑन एन एवरेज हर एक साल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता ही है। जी हाँ, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर ब्रिटिश रूल। इस टॉपिक को हम और अच्छे से जानने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स अंडर डायरेक्ट रूल। और आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बिटवीन 1773 टू 1853 अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इसमें हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम ये जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी 1773 से पहले। 1773 से पहले क्यों? क्योंकि 1773 फर्स्ट टाइम था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इससे पहले बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए। स्टार्ट हुई प्लासी से, और प्लासी के बाद बक्सर, और बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स क्या? दीवानी राइट्स रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। किन स्टेट्स के? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसके जिससे उनके पास सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कलेक्शन राइट आए, जिससे पॉलिटिकल उनके पास पावर आई, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल गेन किया। 1767 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंटरवीन किया, जिसमें उन्होंने 10% प्लंडर अमाउंट जो कि था बंगाल स्टेट का आफ्टर बक्सर, उसकी डिमांड की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है आपको कि कौन ये एक्ट्स पास करता है। रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, काउंसिल एक्ट हो, कौन इसको पास करता है? फर्स्टली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन अप्रूवल के साथ पास होते थे, जिससे रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश एक्टिविटीज़ की किसके पास इवेंचुअल पावर हो, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, वो सब उस मैनेज होता। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे पास करती थी। तो 1765 से 1772 एक डुअल कंट्रोल रहा गवर्नमेंट का, जहां कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास सारी अथॉरिटी थी क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन राइट उसके पास थे, और वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रेजिडेंट नवाब के कोर्ट में भी रखते थे, जिसकी मर्जी के बगैर इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए जाते थे। तो बेसिकली जो कंपनी थी उसके पास सारी पावर थी, क्यों, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऑन द अदर हैंड नवाब वो थे, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन राइट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो नवाब थे, सारे डिसीजन उनको लेने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी थी। तो ये सिस्टम 72 तक चलता रहा, 1772 तक। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर गेन करने की भी, चाहे वो कंपनी हो। कैसे हुआ? ये हुआ रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्टिंग 1773। अब जैसे नाम बता रहे रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निकाला था, ये रेगुलेटिंग एक्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इसके अंडर गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, उसको अब बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को बोले जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ही ऑल्सो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड नाउ द हाइएस्ट पावर even above governor of बॉम्बे एंड मैड्रास। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो थी वो भी क्रिएट की गई। तो एक गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसकी काउंसिल, वो काउंसिल जो थी वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इलेक्ट की गई। और ये काउंसिल जो थी, तो ये टोटल फोर इसमें मेंबर्स थे।
एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव थे काउंसिल एंड हिज गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल एट 4 मेंबर्स। ये चारों जो मेंबर्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स थे, जो गवर्नर जनरल के पास भी थे, और गवर्नर जनरल के पास एडिशनल कास्टिंग वोट। उसका मतलब क्या है, अगर दो मेंबर्स, दो अलग अलग मेंबर्स ने सेपरेटली वोट किया है तो गवर्नर जनरल जो है जिसकी तरफ भी वोट करेंगे वो कास्टिंग वोट होगा। क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा इन 1774 अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बना जिसके अंदर चीफ जस्टिस से 3 जजेस थे। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू बना बाद में जाकर, क्योंकि इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिफाइन नहीं किया गया। अदर प्रोविजंस बात करें, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर बेटर हुआ, क्योंकि इसके अंडर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट किया गया कि वो अपनी रेवेन्यू, अपने सिविल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स की स्थिति ब्रिटिश पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम देंगे। रिपोर्ट प्रॉपर रिपोर्ट स्टेबल होंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये तो थे मेजर प्रोविजंस। क्या इंपॉर्टेंस था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का? ये पहला ऐसा एक कदम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया टू कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जैसे आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्म की गई थी। फाइनली उसके अफेयर्स इंडिया में रेगुलेट करने के लिए 173 ईयर्स बाद एक पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ऑल्सो ये जो एक्ट है ये फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया। अब ओवरऑल अगर देखें तो जो रोल ऑफ गवर्नर जनरल था वो कम हुआ, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ कास्टिंग वोट था, वीटो नहीं थी। क्योंकि अगर 3 मेंबर्स भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वोट करते हैं तो उनका कहना माना जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो कर्टेल की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स इस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फील्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन जो थी सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने पहले बोला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, वो थी सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बनी, उसकी पावर्स को डिफाइन ही नहीं किया गया। इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सोवरेनिटी ओवर द टेरिटरीज ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी वो अभी तक ओपनली असर्ट नहीं की थी कि ये टेरिटरीज जो हैं दे आर द अंडर द क्राउन या क्राउन टेरिटरीज इन इंडिया, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। इस एक्ट के अंडर नीदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को डेफिनेट कंट्रोल दिया ना कंपनी के डायरेक्टर्स को डेफिनेट, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट सबमिट करके देनी रेगुलरली। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं कर रहा, और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उसको सबऑर्डिनेट बनाया गया बंगाल के। एक अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट की पावर को ना डिफाइन करना, उससे ये प्रॉब्लम होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया डिफरेंट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसको अमेंड करने के लिए उसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। उसने क्या किया, इसने एग्जेम्प्ट किया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इवन जो डिसीजन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल लेते थे उसके ऊपर भी उसकी जुरिस्डिक्शन आती थी, बट इस अमेंडिंग एक्ट ने जो है पूरा जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओवर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से रिमूव कर दिया। ऑल्सो एग्जेम्प्ट किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से जब तक वो कंपनी के सर्वेंट्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी एक्शंस के लिए या ऑफिशियल कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं। ऑल्सो एक्सक्लूड किया गया रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इवन सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी रेवेन्यू मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी जो मैटर्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कंपनी के से लेना देना था। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट की अब जो जुरिस्डिक्शन थी वो ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा के ऊपर रहेगी। ये अमेंडिंग एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था, और इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन। अब की जो अपील्स थे प्रोविंशियल काउंसिल से अब वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेके जाए जा सकते थे, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट।
अब 1784 में एक इम्पॉर्टेंट नदर एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज इसमें एक डुअल कंट्रोल क्रिएट किया जाता है। याद रखिए डुअल कंट्रोल तो कैसे, हमने पहले जान लिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, तो जो कमर्शियल फंक्शंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल देखेगी, बट जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब से देखेगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, किसका चांसलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश कैबिनेट का जो हिस्सा है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो भी, एंड 4 मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल। तो बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटेन में उसको ताकि कंट्रोल कर सके कंपनी अफेयर्स को, एक ब्रिटेन में एक काउंसिल बनी जो पॉलिटिकल अफेयर्स अब देखेगी, और उसके मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के या डायरेक्ट कैबिनेट के मेंबर थे, जैसे चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल क्या है, प्रिवी काउंसिल वो होती है जो किंग या सोवरन को एडवाइस करती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी उसको अलाउ किया गया टू सुपरवाइज ऑल सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। अब वो सुपरवाइज करेगी। जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो पहले 4 थे उसको कम करके 3 किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब उसमें से कमांडर इन चीफ वॉज टू बी वन। अब इंपॉर्टेंस क्या थी पिट्स इंडिया एक्ट की, कि कंपनी टेरिटरी पहली बार ब्रिटिश ने इसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला। ब्रिटिश क्राउन जो थी वो अब वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल, कैसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाने से, ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस एक्ट की क्रिटिसिज्म भी होती है क्योंकि इसने एक न्यू वर्जन ऑफ डुअल गवर्नमेंट बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि सुपरवाइज सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस करे कंपनी के, बट उसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी क्योंकि वो लंदन से कंट्रोल कर रही थी। एग्जीक्यूटिव पावर तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के पास थी जो कि ग्राउंड से ऑपरेट यहाँ कर रहे थे। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म थी। अब एक्ट ऑफ 1786 की बात करेंगे। ये एक छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटा है अपने आप में, इसको फुल फ्लेज एक्ट नहीं गिनेंगे हम, मेजरली फुल फ्लेज एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। बट ये 1786 का एक्ट लाया क्यों गया? ये लाया इसलिए गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के बनाने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी। वो शर्त ये थी कि पहले कि उनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए, और दूसरा उनको वीटो पावर दी जाए, मतलब स्पेशल पावर दी जाए टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया, और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के लिए। तो अब जल्दी से जान लेते हैं क्योंकि 1793 ऑनवर्ड्स चार्टर एक्ट्स आएंगे। क्या डिफरेंस होता है रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट होता है रेगुलेट करने के लिए कंपनी के अफेयर्स इंडिया में। चार्टर एक्ट प्राइमरली एक रॉयल चार्टर था, रॉयल एक यू कैन से एक ऑफिशियल अंडर द सील ऑफ क्राउन, एक ऑफिशियल ऑर्डर था जो डील करता है प्राइमरली ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के साथ, उसके स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर ट्रेड। तो प्राइमरली जो चार्टर एक्ट होते थे उसमें ट्रेड प्रिविलेजेस पर ज़्यादा फोकस होता था। तो इसी के साथ हम पहला चार्टर एक्ट की बात करेंगे 1793 की। जान लीजिए 4 चार्टर एक्ट आए थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर 1793, पहले 3 20 ईयर्स के गैप में। तो 20 ईयर्स के गैप के बाद, क्योंकि चार्टर जो था 20 ईयर्स के लिए दिया गया 1793, इसके बाद 1813, फिर 20 ईयर्स का गैप 1833, और फिर 20 ईयर्स का गैप 1853। इसके बाद का हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट एक सेकेंड सेशन में। इसके बाद 20 ईयर्स का गैप नहीं था। तो बेसिकली 320 ईयर्स के गैप के बीच में हमारे 1793, 1813, 1833, 1853 के 4 चार्टर एक्ट्स आते। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था, उसने एक्सटेंड की पावर्स टू गवर्नर जनरल। कौन सी पावर्स? जो कॉर्नवालिस के लिए दी गई थी वो सेम पावर जो कि है वीटो पावर, वो एक्सटेंड की गई गवर्नर जनरल्स
एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी सब्सिक्वेंटली। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी अब वीटो पावर मिलेगी। जो सीनियर ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा अंडर द क्राउन। ओके, सीनियर ऑफिशियल जो है कंपनी के, वो बिना बताए बिना अप्रूवल लिए परमिशन के इंडिया नहीं छोड़ पाएंगे। अगर वो छोड़ते हैं तो उसको रेजिग्नेशन गिना जाएगा। जो पेमेंट्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसकी स्टाफ की जो एंटायर पेमेंट थी वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी। और ये बहुत एक कंटेंशियस इशू रहा अंटिल 1919। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल को इंडियन रेवेन्यू से ही पे किया गया। कंपनी वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड एनुअली। कंपनी 5 लाख पाउंड एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, आफ्टर ऑल्सो पेइंग नेसेसरी जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रॉयल आर्मी या नेवी को जो रेगुलर सैलरीज वगैरह, उसके अलावा ये गवर्नमेंट को देगी। क्या कंडीशंस थी चार्टर एक्ट 1813 से पहले? ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन टाइम है 1793 से 1813। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत इंडस्ट्री सेटअप हुई लंदन, पूरे यूनाइटेड किंगडम में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये मौका देखा कि इंडिया तो एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसको वो सेल करके एक अपने लिए एक परमानेंट इनकम क्रिएट कर सकती है। और कंपनी को इसके लिए हमें फैसिलिटेटर बनाना पड़ेगा ताकि कि ऐसी कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर की बने देश में, ताकि इंडियन मार्केट को एक कैप्टिव मार्केट बनाया जाए ब्रिटिश गुड्स का परमानेंटली। इवन एट द सेम टाइम जो इवेंजलिस्ट थे, जो कि स्प्रेड कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को ग्लोबली और क्रिश्चियन कन्वर्जन्स भी कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे इवेंजलिस्ट, जैसे कि चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स को, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियंस को भी सिविलाइजेशन और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रमोट किया जाए। और वो चाहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री अलाउ की जाए इंडिया में। तो चार्टर एक्ट 1813 फिर किन एरियाज में बात करता था? लेट अस लुक। चार्टर एक्ट 1813 ने अबॉलिश की ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। पहले एक्सक्लूसिव ट्रेड जो इंडिया से कर सकता था हर एरिया में, वो कर सकता था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खत्म की। अब एक्सक्लूसिवली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मोनोपोली थी ट्रेड इन टी, कई एरियाज में ओपीएम भी है, और ट्रेड विद चाइना। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेड रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी। अब ब्रिटिश ने अपनी प्रॉपर सोवरेनिटी और ब्रिटिश क्राउन की दिखाई ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ किया गया टू इंडिया फॉर एनलाइटनिंग द पीपल। इसको प्रोवाइड, ये एक ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें एक सम ऑफ मनी को अलाउ किया गया फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, रिवाइवल ऑफ लिटरेचर और प्रमोशन ऑफ साइंसेज अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। प्लान किया गया एक संस्कृत कॉलेज कैलकाटा में, 2 ओरिएंटल कॉलेज आगरा दिल्ली, और फाइनेंशियल एड एग्जिस्टिंग मद्रासास को देने के लिए, और लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज किया गया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म 1813 एक्ट की। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा हुआ। इट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। वो कैसे? बिकॉज अब मार्केट जो थी वो कैप्टिव कर ली गई, कैप्चर कर ली गई ब्रिटिश। एज यू नो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटेन ने बहुत सेटअप की इंडस्ट्रीज़, अब उनको मार्केट चाहिए थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मार्केट प्रोवाइड की। चीप गुड्स इन्फिल्ट्रेट हुए इंडियन मार्केट में, हैंडमेड गुड्स के लिए मार्केट बची ही नहीं, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ी, वर्कर्स को काम रोकना पड़ा, फार्मिंग में जाना पड़ा। ह्यूज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स हुई, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए, इवेंजलिस्ट आए, उन्होंने प्रमोट किया। ओपीएम को भी was grown, exported this time in India, and it provide for education, even though बहुत थोड़ा फंड था, लेकिन एजुकेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम एम्फसाइज किया गया, लेकिन इतना नहीं कि मास एजुकेशन।
और एजुकेशन जो एग्जिस्टिंग पाठशाला सिस्टम था उसको ग्रेजुअली डिस्करेज करने की तरफ एक स्टेप्स लिए गए। तो ये मेजर क्रिटिसिजम्स थे 1813 चार्टर एक्ट के। अगर हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करें 20 ईयर्स लेटर, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब बनकर उसका नाम चेंज हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और विलियम बेंटिक हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आल्सो बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अंडर पोस्ट के अंडर सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स केम अंडर हिम। कमर्शियल रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हुआ और वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी। और इवन ट्रेड विद चाइना और चाय के जो ट्रेड कर रहे थे वो भी मोनोपोली खत्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। टेरिटरीज जो थी अगेन क्राउन के नाम के अंडर गवर्न होने लगी। डिस्टिंक्शन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को डिस्टिंक्ट डिवाइड किया गया। एज यू नो पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को कोई क्लैरिटी नहीं थी, बट उसको फर्स्ट टाइम जो डिस्टिंक्शन दी गई वो डिस्टिंक्शन ऑफ द ड्यूटीज वर मेड, लेजिस्लेटिव ड्यूटीज और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का। फोर्थ मेंबर ऐड किया गया लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो सिर्फ और सिर्फ तब पार्टिसिपेट करेगा जब लेजिस्लेशन डिस्कस हो रही होगी। ये एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है 1833 का, क्योंकि एक आइलैंड है सेंट हेलिना जो ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। अब बात करते हैं फाइनल एक्ट आज की, क्योंकि ये फाइनल एक्ट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस सेपरेट किए गए। पहले ड्यूटीज को सेपरेट किया गया था, अब फंक्शंस को, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी, अब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी। इसको सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम। और 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज का इंट्रोड्यूस्ड हुआ एंड दस कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वर नाउ ओपन टू इंडियंस। कंपनी रूल को कंटिन्यू किया गया, बट इस बार 20 ईयर्स का अनाउंस नहीं किया गया और उसको अलाउ किया गया टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। पर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था अनलाइक प्रीवियस चार्टर। इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट कर दी जा सकती है। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल के, इनमें से 4 जो थे उनको अपॉइंट करना था लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। अब क्या इंपॉर्टेंस थी इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की, कि इसने पहली बार प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया इंडिया में ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंट्री ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई और स्टार्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्योंकि नॉमिनेशन बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा नॉमिनेशन, जो मैंने पहले बात की, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा, वो नॉमिनेट कर सकती थी। अब गवर्नर जनरल एंड हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 नॉमिनेट मेंबर्स किए जा सकते थे। क्या क्रिटिसिज्म था इस एक्ट का? ऑल्दो एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया, बट ह्यूज कंट्रोल था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द काउंसिल जो थे वो एग्जीक्यूटिव के पास था। एग्जाम सिविल सर्विसेज का इंडियंस के लिए ओपन हुआ, पर उनको अभी भी ब्रिटेन जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए। और इंडियंस लेजिस्लेचर में भी सिर्फ लेजिस्लेचर में हो सकते थे, बट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में अभी एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो ये कई क्रिटिसिज्म थी 1853 के एक्ट। ये मेजर एक्ट थे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। एज यू नो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई, जिसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। और उसको हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में जानेंगे जल्दी। स्पेसिफिकली डिवाइड किया ताकि आपको सिंप्लीफाई रहे, ओवर बर्डन ना लगे कंटिन्यूटी ऑफ एक्ट्स में।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रोक्लामेशन, क्वींस प्रोक्लामेशन से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 61, काउंसिल एक्ट 92, 1909, आगे कंटिन्यू 1947 तक हम देखेंगे. होपफुली आप सिंप्लीफाई तरीके से इन सारे एक्ट्स को समझ सके. एंड टू कंटिन्यू more of such videos, keep watching, learn with UPSC Prep and upscprep.com. Thank you so much.